हेलो दोस्त, कैसे हैं। यह हमारा चैनल स्टडी विथ रमन किरण खासकर पीएससी के लिए प्रतिबद्ध चैनल है। इस चैनल पर आप जुड़कर अपनी सफलता, चाहे वह बीपीएससी हो, चाहे वह जेपीएससी हो, चाहे वह यूपीपीएससी हो, आप यहाँ सफल हो सकते हैं। इसमें सफल होने के लिए हमारे चैनल पर नित्य जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उससे आप लाभ उठा सकते हैं। हमारी पूरी एक टीम है जो आप तक हम विभिन्न प्रकार का वीडियो पहुंचा रहे हैं। आज हमारा मौलिक अधिकार का यह खंड है। मौलिक अधिकार में यह मेरा चौथा वीडियो है। बड़ा ही किसी भी टॉपिक का व्यापक और विशद चर्चा हम करना चाहते हैं ताकि कोई पार्ट आपसे छूट ना पाए। इस कारण हमने मौलिक अधिकार को 4 खंडों में बांटने की कोशिश किया। 4 वीडियो हमने आप तक पहुंचाया है। इसी प्रकार आने वाले दिनों में और जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, मेरा यह ध्येय है कि जेपीएससी और बीपीएससी के जो प्रारंभिक परीक्षा है उससे पहले जितने टॉपिक हैं लगभग आपका वीडियो हम आप तक पहुंचा दे, तथा साथ ही साथ जो मेरा करंट अफेयर्स का पीडीएफ क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप बहुत फायदा मिलेगा। यह टोटलिटी में, संपूर्णता में यह मेरा प्रयास है कि आने वाले दिनों में बिहार तथा झारखंड जो पिछड़ा इलाका है वहाँ के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया कराया जा सके। यही हमारा ध्येय है। आगे आने वाले दिनों में यह आपके लिए कितना उपयोगी होगा, यह हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हमारा जो पॉइंट है, अध्ययन बिंदु है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पर कल हम लोगों ने अनुच्छेद 24 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग का अनुच्छेद 25 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत 4 अनुच्छेदों की चर्चा है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 25 कहता है व्यक्ति को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। अंतःकरण के अनुसार धर्म मानने की स्वतंत्रता होगी। अपने अंतःकरण के अनुसार वह किसी भी धर्म को मान सकता है। अर्थात यह एक व्यक्तिगत कार्य है। किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप इसी धर्म को अपनाएं, इसी पद्धति को अपनाएं, इसी पंथ को अपनाएं। पूरी स्वतंत्रता होगी व्यक्ति की कि वह किस धर्म को अपनाता है, वह किस संप्रदाय को अपनाता है। उसमें किसी भी प्रकार का राज्य द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यदि राज्य द्वारा या व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो राज्य उसे सुरक्षा गारंटी प्रदान करती है कि आपके धार्मिक स्वतंत्र, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों को एक सब बराबर देखेगा। आपके अंतःकरण के आधार पर जो आप धर्म मानते हैं उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप राज्य द्वारा या व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा। लेकिन किसी दूसरे की लोकहित प्रभावित हो या दूसरे राज्य के हित प्रभावित होते हो, जहां वैमनस्यता फैलती हो, वहां पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन अंतःकरण के आधार पर अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 25 के अनुसार। इसी के अनुसार व्यक्ति को, सिख धर्म के व्यक्ति को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है, किसी को दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता। तमाम भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अनेक धर्म तथा संप्रदाय के लोग रहते हैं, सदियों से मिलजुल कर रहते आ रहे हैं। हमारी संस्कृति गंगा जमुना संस्कृति है। ऐसा खूबसूरत उपवन शायद ही विश्व में कहीं नजर आता हो। हमने आज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से यह लगातार कयास पश्चिमी देशों द्वारा लगाया जा रहा था कि भारत इतना विविधताओं से भरा देश है, यह खंड खंड में टूट जाएगा। अंग्रेजों के द्वारा भी यह प्रयास किया गया, लेकिन हमारा देश एक सुनियोजित रूप से सफल लोकतंत्र की
रचना करते आया है और हम आज सफल देश में गिने जाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता का भी योगदान है, जहां सभी धर्म के लोग अपनी अपनी उपासना पद्धति के अनुसार पूजा पाठ करते हैं और अपने धर्म को मानते हैं। राज्य किसी प्रकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता होगी। आप कौन सा धार्मिक करते हैं, कोई धार्मिक आयोजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंध की व्यक्ति की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होगी। लेकिन यह स्वतंत्रता किसी दूसरे के लिए बाधा न पहुंच जाए, ऐसे आधार पर राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन व्यक्ति को अपने धार्मिक आधार पर प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस प्रबंध के अनुसार अपने धर्म के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार हम लोग अपना जो धार्मिक प्रबंध होता है उसे करते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक व्यापार कर से मुक्ति। जो धार्मिक व्यापार होता है, कुछ जो धर्म पर व्यय होता है, उस पर राज्य सरकार द्वारा या राज्य द्वारा किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। यह जो कर होगा, यह जो व्यय होता है वह कर मुक्त होता है। धार्मिक व्यय पर किया गया धन, धार्मिक व्यय पर जो व्यय किया जाता है, उस पर धार्मिक व्यय पर खर्च किया गया धन वह कर से मुक्त होता है और वहां हमें कर मुक्ति मिलता है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता यह अधिकार देता है कि जो शिक्षा संस्थाएं चाहे वह राज्य द्वारा पोषित है, वहां किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। वहां प्योर जो धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जाएगी। वहां धर्म किसी, चाहे वह अनुदानित विद्यालय हो, अनुदानित शिक्षण संस्थान हो या पूर्ण सरकारी, वहां किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा का प्रबंध नहीं किया जाएगा। वहां धर्मनिरपेक्ष शिक्षण पद्धति के अनुसार शिक्षा चलाई जाएगी। 5वां अधिकार है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें 2 अधिकार आता है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के संदर्भ में राज्य विभिन्न प्रकार का कदम उठा सकता है। राज्य अल्पसंख्यक वर्गों के अल्पसंख्यक वर्गों का क्या क्या हित हैं, क्या क्या उनके अधिकार हैं, उनकी किस प्रकार से भाषा का संरक्षण किया जाएगा आदि के बारे में अनुच्छेद 29 उपबंध करता है। अनुच्छेद 30 के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक कोटे का जो, चाहे वो मदरसा हो, संस्कृत विद्यालय हो या अन्य जो भी विद्यालय हो, वह शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। वह प्रत्येक जहां जो अल्पसंख्यक समुदाय है अपने धर्म को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने स्कूल, शिक्षण कॉलेज या अन्य शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने की गारंटी अनुच्छेद 30 के अनुसार प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 31 जो था वह संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा उसे विधिक अधिकार बना दिया गया। उसके जगह पर 300 का जोड़ा गया। अब यह जो अधिकार है, यह अधिकार विधिक अधिकार हो गया है। इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अर्थात अब इसका मतलब यह है कि राज्य किसी व्यक्ति का अगर संपत्ति को अधिग्रहित करती है तो बिना विधि की व्यवस्था किए बगैर उसे अधिग्रहित नहीं कर सकती। उसे विधि द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है, न कि संविधान के द्वारा। जो हमारे मौलिक अधिकार में जैसे संविधान द्वारा जो संरक्षण संरक्षण प्रदान किया गया था, उसे हटाकर के उसे विधि द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। यह जो
तमाम मौलिक अधिकार है। अगर ये मौलिक अधिकार को कोई छीनता है, कम करता है, न्यून करता हो, तो उसके लिए भी हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में बंद किया है कि किस प्रकार से इस संविधान में मौलिक अधिकारों को संरक्षित किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया गया है। यदि इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट निकालता है और उसके अनुसार वह यह बताता है कि क्या क्या कौन से रिट क्या मतलब है। एक पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में किसी भी व्यक्ति को जो बंदी बनाया गया है उसको बंदी बनाए जाने का कारण बताया जाता है, और यह न्यायालय तब जारी करती है जब कोई व्यक्ति बंदी बनाया गया है और उसे सक्षम मजिस्ट्रेट उसके नजदीक समक्ष मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं पेश किया गया है, तो यह न्यायालय जारी करता है। इसमें वह बताता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को उसके बंदी बनाए जाने का कारण प्रस्तुत किया जाए तथा यह बताया जाए कि कौन से कारण से वह उसे बंदी बनाया गया है, और 24 घंटे के अंदर उसे नजदीक के समक्ष मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तथा उसे विधिक सहायता प्रदान की जाए। परमादेश दूसरा है परमादेश। यह तब जारी किया जाता है जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों को निर्वहन से इनकार कर देता है तथा उस पर कोई विधि, जब उसके पास कोई और विधिक उपचार नहीं रह जाता, तो यह उच्चतम न्यायालय जारी करता है और यह कहता है कि उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य करता है, और उसको यह उस लोक अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसके अधिकारों की रक्षा की जाए और उसके सारे जो अधिकार हैं, जो उसके कार्य हैं, उसको वह सही ढंग से करे। परमादेश अगला है, जो तीसरा है उत्प्रेषण है। इसमें उत्प्रेषण यह अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। इस अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। इसमें यह उच्चतम न्यायालय कहता है कि लंबित मुकदमों का न्याय निर्णय जल्दी से जल्दी किया जाए और जल्दी से जल्दी करके उसमें फैसला सुनाया जाता है। कभी कभी इसमें लंबित मुकदमों को अपने पास भी बुला लेता है और फिर उस पर न्याय निर्णय करके उसे भेज देता है। चौथा है प्रतिषेध। इसमें यह भी अधीनस्थ न्यायालय को ही जारी किया जाता है, लेकिन इसमें अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकारिता से बाहर जाने कार्य करने पर रोकता है। मूलतः इसमें अधीनस्थ न्यायालय को यह बताया जाता है कि आपका जो अधिकार क्षेत्र है कहाँ तक क्षेत्र है, आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य नहीं करें। अगर अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है तब यह प्रतिषेध रिट जारी करता है और इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने पर रोकता है। पांचवा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा वह अधिकार रिट है जिसमें न्यायालय जब जारी करता है तो इसमें बताता है कि जो लोक पद है वह उस पर कोई व्यक्ति जिसका अधिकार नहीं था और उस पर बैठ गया है तो उसे अवैधानिक घोषित करता है तथा जिस व्यक्ति का उस पर अधिकार होता है वह उस पद पर सुशोभित करवाता है। यह व्यक्ति जो अवैधानिक रूप से जिस लोक पद को धारण कर लेता है और वह उस पद पर जब बैठ जाता है तो उसको उस पद से हटाता है तथा जो उस पद के लिए वास्तविक टाइटल होता है, जो वास्तविक अधिकारी होता है, उसे प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 33 कहता है कि प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में जो जितने मौलिक अधिकार हैं वह सभी सेना के सदस्यों को भी वही सभी अधिकार नहीं मिल पाते, क्योंकि यदि सभी अधिकार उनको भी यह प्रदान कर दिया जाए तो संकट के समय या राज्य में व्यवस्था बनाए रखने में दिक्कत होगी। इसके लिए 1950 में थल सेना अधिनियम, जल सेना अधिनियम तथा वायु सेना अधिनियम बनाया गया और इसके माध्यम से जो
मौलिक अधिकार हैं वह मौलिक अधिकार प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों को के संबंध में सारे अधिकार नहीं मिल जाते। उसी प्रकार अनुच्छेद 24 भी जब किसी क्षेत्र में जब मार्शल लागू होता है, जब सेना विधि लागू होती है, तो वहां भी वह विधि यह पूरे मौलिक अधिकार लागू नहीं होती। वहां चूंकि मार्शल कोर्ट होता है, इस कारण मार्शल कोर्ट के माध्यम से ही सारे अधिकार लागू होते हैं, तो वहां पर भी यह मौलिक अधिकार शिथिल हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद संशोधन कर सकती है अथवा नहीं। इस पर हमेशा संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच एक विवाद की स्थिति बनी रही। बहुत दिन तक एक लंबा संघर्ष चला। जो पहला वाद था, जब भूमि को अधिग्रहित करने के लिए पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूची 9 का गठन किया गया और उसमें जो पारित विधि था उसको पारित विधि को सम्मिलित किया गया और इसको रखा गया कि इसको न्यायालय नहीं देख सकता। तो उस समय शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार जो केस आया, उस केस के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के अधीन जो पारित विधियां, जो संसद की शक्ति है, वह संपूर्ण मौलिक अधिकार को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का उसे अधिकार प्राप्त है और वह संशोधन कर सकती है। यही बात उसने सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार में भी लगभग 1968 में इसी बात को दोहराती है कि संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भाग में अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन कर सकती है। लेकिन जब यही मामला गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार आई, तो इसमें अपने पूर्व के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार को संशोधन करने का संसद को कोई अधिकार नहीं है। और यह जो केस था वह 6 बनाम 5 से, मतलब 11 जजों की पीठ में 6 बनाम 5 से पारित किया गया और 6 जज मौलिक अधिकार में संशोधन के अधिकार को नहीं माना कि संसद मौलिक अधिकार के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। काफी विपरीत परिस्थिति हो गई। संसद के अधिकार को एकदम सीमित कर दिया गया। इसके बाद अनेक उसमें संविधान में संशोधन किए गए और यह जोड़े गए कि संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, जिसकी वैधानिकता पर विचार करने के लिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया। उसमें न्यायालय ने उस संशोधन पर विचार विमर्श करते हुए कहा कि संसद को संविधान या मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है, किंतु संविधान के मूल ढांचे को संशोधित करने का कोई अधिकार उन्हें नहीं है। यहाँ मूल अधिकार मौलिक संविधान का मूल ढांचा का एक कंसेप्ट लाया गया, संकल्पना सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तुत किया। वह मूल ढांचा क्या है? वह संसदीय सरकार, मौलिक अधिकारों की अभिरक्षा, नागरिकों के अधिकार, या तमाम ऐसे संवैधानिक प्रावधान थे, धर्मनिरपेक्ष सरकार, तमाम ऐसे प्रावधान थे जिसने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में परिभाषित किया गया कि संविधान के मूल ढांचा को संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संशोधन जिससे संविधान के मूल ढांचा प्रभावित होती हो, वह संशोधन करने का अधिकार नहीं है। यही बात फिर आगे चल के मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है, किंतु जहां संविधान के मूल ढांचे प्रभावित होते हो, वह मूल ढांचे में संशोधन का अधिकार नहीं है। और यही व्यवस्था आज तक वर्तमान समय तक कायम है।